नमस्कार दोस्तों, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन जैविक कोशिकाओं यानी बायोलॉजिकल सेल्स द्वारा शरीर के सामान्य ताप पर अनेक सुव्यवस्थित चरणों में होने वाली वह जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण द्वारा चरणबद्ध अपघटन होता है और धीरे धीरे चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा यानी लंग्स होता है, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासामार्ग, ग्रसनी, लैरिंग्स या स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तथा फेफड़े आदि, जो कि चित्र में दर्शाए गए हैं। पहले हम बात करते हैं नेजल पासेज यानी नासा मार्ग। इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करती है तथा एक अंतरनासिका पट्टिका यानी इंटरनेजल सेप्टम, जो कि चित्र में दर्शाई गई है, द्वारा दो नासिका छिद्रों में विभाजित रहती है। नासिका छिद्र तथा उसके ठीक भीतर रोम या बाल होते हैं। ये धूल के कण या सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से स्थित रहती है, जो कि चित्र में दर्शाई गई है। यह स्तर लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। धूल के कण तथा बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीव म्यूकस में ही चिपक कर फंस जाते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को भी म्यूकस नम बनाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है, जो वायु को गर्म कर उसे शरीर के ताप के बराबर बना देती है। नासिका अंतरनासा छिद्रों यानी इंटरनल नेरेस द्वारा ग्रसनी में खुलती है, जो कि चित्र में दर्शाई गई है। मुख द्वारा भी श्वास लेना संभव होता है, किंतु इसमें वायु को स्वच्छ करना, नम बनाना तथा सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकना आदि संभव नहीं होता, इसलिए मुख से श्वास नहीं लेनी चाहिए। ग्रसनी यानी फेरिंग्स, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। नीचे की ओर यह मुख ग्रसनी से संबंधित रहती है। इसकी पार्श्व भित्ति में मध्य कर्ण की यूसेटेशियन नलिका भी खुलती है, जो कि चित्र में दर्शाई गई है। लैरिंग्स या स्वर यंत्र, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, लैरिंग्स या स्वर यंत्र कहलाता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन है, किंतु इसके अतिरिक्त खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने आदि में भी यह यंत्र सहायक होता है।
लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो चित्र में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एपिग्लोटिस उपास्थीमयी रचना है। जब कुछ भी निगलना होता है तो यह ग्लोटिस द्वार को बंद कर देता है, जैसा कि चित्र बी में दर्शाया गया है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। यह क्रिया स्वतः ही होती है। अब हम बात करेंगे ट्रेकिया की। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यह वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करती है। ट्रेकिया वक्ष गुहा में उल्टे वृक्ष के भांति लटकी रहती है, जो कि चित्र में दर्शाई गई है। ट्रेकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंक्यूल यानी प्राइमरी ब्रोंक्यूल भी कहते हैं। दाई ब्रोंक्यूल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है, जो कि चित्र में दर्शाई गई है। इसी प्रकार बायां ब्रोंक्यूल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। अब हम बात करेंगे फेफड़े यानी लंग्स की। वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान थैले जैसी होती है। इनका आधार डायाफ्राम पर टिका रहता है और शीर्ष ग्रीवा के आधार तक फैला रहता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ एल्वियोलाई होती है, जो कि चित्र में दर्शाई गई है, जिनकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 90 वर्ग मीटर होता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, दायां फेफड़ा बड़ा और चौड़ा होता है और इसमें 3 पालियां यानी लॉब्स होती है। इनको क्रमशः दाईं ऊर्ध्ववर्ती पाली यानी राइट सुपीरियर लॉब्स, मध्य पाली यानी मिडिल लॉब्स तथा दाईं निम्न पाली यानी राइट इंफीरियर लॉब्स कहते हैं। बायां फेफड़ा छोटा होता है और इसमें केवल 2 पालियां यानी लॉब्स होती है, बाईं ऊर्ध्ववर्ती पाली यानी लेफ्ट सुपीरियर लॉब्स और बाईं निम्न पाली यानी लेफ्ट इंफीरियर लॉब्स, जो कि चित्र में दर्शाई गई है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि चित्र में दर्शाई गई है। प्रत्येक फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर गैसीय आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा है गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तीसरा है आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। चौथा है कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। यह निम्न 2 पदों में विभक्त होता है। पहला है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग। दूसरा है गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि, इसके अंतर्गत पहले आता है निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन। इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा
फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है तथा वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर न हो जाए। दूसरा है उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन। इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन निम्न प्रकार से है, जो कि सारणी में दर्शाया गया है। बाह्य श्वसन में दूसरा पद है गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों में विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत यानी अपोजिट होती है। दूसरा है गैसों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। गैसों का यानी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। पहला है प्लाज्मा में घुलकर और दूसरा है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। पहला है प्लाज्मा में घुलकर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। दूसरा है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तीसरा है आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। शरीर के अंदर रुधिर यानी ब्लड एवं उत्तक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय यानी गैसीय एक्सचेंज होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। चौथा है कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एनॉक्सिक श्वसन और दूसरा है ऑक्सिक श्वसन। पहले हम बात करते हैं एनॉक्सिक श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस में होता है उसे एनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है।
इसे शर्करा किण्वन यानी शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। किण्वन यानी फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा शराब तथा सिरके का निर्माण होता है। अनॉक्सिडेशन के अंत में पाइरुविक अम्ल बनता है। अनॉक्सिडेशन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित उत्तकों में, अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु यानी बैक्टीरिया में यह प्रायः पाया जाता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। दूसरा है ऑक्सीडेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रेजेंस में होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं तथा काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ए है ग्लाइकोलिसिस और बी है क्रेब्स चक्र। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ए है ग्लाइकोलिसिस। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बर्डन मेयरहाफ पार्सन ने किया था, इसलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। इसको अनॉक्सिडेशन या शर्करा किण्वन यानी शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस में ऊर्जा मुक्त होती है। यह अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित होती है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पाइरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं, जो कि चित्र में दर्शाए गए हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में दो अणु एटीपी व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं, जो कि चित्र में दर्शाए गए हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह प्रक्रिया अनॉक्सिडेशन एवं ऑक्सीडेशन में एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। बी है क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स साइकिल। इसका वर्णन हैंस क्रेब ने सन 1937 ईस्वी में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। एडीपी के 2 अणु एटीपी के 2 अणु बनते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र में 2 अणु पाइरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है, इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। 1 मिनट में जितनी बार निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन और उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन होता है, उसे श्वसन दर कहते हैं।
स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। छोटे बच्चों में श्वसन दर प्रति मिनट 25 से 40 बार होती है। एम्फीसेमा नामक बीमारी का संबंध फेफड़ों यानी लंग्स से होता है। यह बीमारी अधिक सिगरेट पीने से होती है, जिससे फेफड़ों की कुपिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैसीय आदान प्रदान की क्रिया प्रभावित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।